इस बार यहाँ की जो जनता है कांग्रेस की बातों को न मान के बीजेपी की बातों को माना, तो ऐसा क्या रहा 5 साल का दौरान के उनका कार्यकाल के विश्वास जमा पाया जनता के बीच में? मैंने आपको बताया ये जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब सब देखते हैं, सब सर्च करते हैं। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं कि रोड वगैरह बहुत ख़राब। क्या हमें आप बता सकते हैं कि इन 4.5 वर्षों में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं फिर जो विकास कार्य जिसको आप करना चाहते हैं, जो आपके मन में है कि समय पूरा होने से पहले मुझे इस काम को करना है? हाँ, बहुत सारे काम हैं। मैं तो सबसे पहले बताइए आपको कि मैं चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा के जो विद्यालय हैं वो सर्व सुविधा युक्त हो जाए। वो उन पर ज़्यादा निर्भरता है, तो उसकी गुणवत्ता को या फिर जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाने के लिए उसमें नया सिस्टम लाने के लिए, ताकि जो वहाँ के किसान हैं उसको समस्या ना हो सके, वो जो वर्तमान में समस्या उसका निराकरण हो सके, इसके लिए कुछ आपके पास कार्य योजना है आने वाले समय के लिए? आने वाले समय के लिए शक्कर फैक्ट्री पिछले सरकार ने उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ। शकुंतला पोर्ते जी अपना राजनीतिक जीवन कहाँ तक देखते हैं? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है यहाँ से आगे की? वो यहाँ से आगे की महत्वाकांक्षा अब क्या बोले, अब जनता के ऊपर है। आगे अगर मौका अवसर मिला तो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शकुंतला पोर्ते जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं और हमारे दर्शकों की भी यही इच्छा रहती है कि हम उनके बारे में जानें जो हमारे साथ मेहमान हैं। तो कौन है शकुंतला पोर्ते जी? थोड़ा सा संक्षेप में अपने बारे में बताएंगे, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम शकुंतला सिंह पोर्ते है और मैं प्रतापपुर विधानसभा से क्षेत्र क्रमांक 6 से विधायक हूँ। ये मेरा परिचय है जी। अब राजनीति में कैसे आए? क्या आपकी इच्छा शुरू से राजनीति में आने की रही है कि ऐसा कुछ बना शादी के बाद आप राजनीति में आए? मेरी राजनीति में कोई आने की ऐसी पूर्व से कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई 2001 में तो मैं एक राजनीतिक परिवार में हुई थी। मेरे ससुर जी जो हैं वो चुनाव लड़ चुके थे जी। वो जनसंघ के ज़माने के नेता रहे श्री तेजनाथ सिंह पोर्ते जी। तो वो विधायक का चुनाव लड़े थे 1984-85 में। बहुत कम वोटों से उनकी हार हो गई थी। हाँ, तो मैं जैसे ही मेरी शादी हुई तो मुझे शिक्षाकर्मी की संविदा शिक्षक उस समय जॉब होती थी, तो मुझे जॉब मिली आसंडी ग्राम पंचायत में। तो शादी हुई तुरंत जॉब मिली, तो मुझे लगा कि अभी जॉब नहीं करना है, अभी कुछ दिनों तक अपन और अच्छी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वो संविदा था तो मुझे रेगुलर टीचर बनने का बहुत शौक़ था, तो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। मैं बोले नहीं, इसमें नहीं करूँगी, ऐसा था। फिर उसके बाद से 2001 में वो जॉब थी, उसके बाद फिर संविदा शिक्षक की जॉब वगैरह निकली, तो मैंने भरा तो मेरा हुआ नहीं। तो मैं बोली जब मिल रहा था तो की नहीं, और अब मुझे लग नहीं रहा है जॉब मिल पाएगी, मतलब हो नहीं रहा है। 2003 में भी मैं जॉब का तैयारी की थी, रेगुलर टीचर का निकला हुआ था रघुनाथ नगर में, मेरा हो भी गया था सब कुछ। तो उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध कर दिया था जनपद में, तो वो निरस्त हो गई। तो हमारे ससुर जी और हमारे जो परिवार के और भी लोग बोले कि ये जॉब इसको मिल नहीं रही है, खाली इसको चुनाव लड़ा देते हैं। तो मैंने भी स्वीकार किया कि ठीक है भाई, 2003-04 में चुनाव लड़ा दीजिए, मैं तैयार हूँ। तो मेरे ससुर जी की छवि बहुत अच्छी रही है। आपके वार्ड ऑफ नगर का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ उनकी बहुत अच्छी छवि, कहा जाए तो एक आदिवासी परिवार में बहुत ही सभ्य, बहुत धीरे बोलने वाले, कोई नशा न करना, बहुत सारी उनकी क्वालिटी थी। तो उनके वजह से मुझे वहाँ चुनाव लड़ी, तो मुझे कोई देखा नहीं था। मेरी 3 पंचायत में जनपद सदस्य का फॉर्म भरी थी, उसमें आसंडी, गुडरू, तोरफा 3 गांव थे जो कि मुड़िया गांव से लगे हुए थे। मेरी शादी मुड़िया में हुई है। तो ससुर जी की इतनी अच्छी छवि थी कि उन्होंने, गांव के लोगों ने मुझे देखा तक नहीं था, क्योंकि शादी के बाद तो मैं अम्बिकापुर में रहती थी हस्बैंड के साथ। तो वहाँ गई तो देखे नहीं, फिर भी मुझे वोटिंग किया और उनके नाम से मैं जनपद सदस्य का चुनाव जीत गई। तो उसके बाद से राजनीति में आई, तो मुझे लगा कि अब तो लग रहा है राजनीति करना है, और उसमें फिर जन सेवा में लग गए अपन। तो जनपद सदस्य में होता क्या है कि कुछ खास आप कर नहीं सकते जनता के लिए। तो
फिर भी अपन संघर्ष में लगे रहते थे, गरीबों के मुद्दे उठाना, समस्याएं उठाना, किसी का शोषण न होने देना, लोगों के लिए लड़ना। तो उसके बाद से मुझे लगा कि चलो यही लाइन ठीक है। अब जॉब के लिए वहाँ खुद ब्लॉक में जॉब निकली शिक्षक की, तो बहुत लोगों ने कहा कि आप शिक्षक का जॉब कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, अब मैं राजनीति में आ चुकी हूँ, जिनको हम आदेश देते हैं उनके सामने हाथ नहीं जोड़ सकते, अब जनता के लिए काम करना है। उसी समय ये ख्याल आया कि अब राजनीति में रहना है। उसके बाद से फिर हमने अपना राजनीतिक शुरुआत किया जीवन का। उसके बाद 2008 में अचानक से ये लगा कि मुझे कानून का भी ज्ञान होना चाहिए अगर मैं राजनीति में हूँ। तो 2008 से मैं पीजी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई चालू की। फिर मैं अधिवक्ता की। फिर मैं 2015 में अपनी अधिवक्ता की डिग्री मेरी हासिल हो गई। उसके बाद मैं देखा करती थी नेताओं को कि भाई राजनीति में लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में आते हैं, तो मन मिला कि हम भी क्यों नहीं बन सकते। तो अपना समय नेताम भैया जी थे, उस क्षेत्र के लीडर हुआ करते हैं, तो वो भी शिक्षक की जॉब छोड़ के बने थे। तो मुझे लगा कि इतने बड़े जगह पे वो पहुंच चुके हैं तो हम भी प्रयास करें तो पहुंच सकते हैं। तो बस वही था, इच्छा वहीं से जागृत हुई थी। ससुराल में आने के बाद आपकी राजनीति में आने की इच्छा हुई। इससे पहले आपके जो ससुर थे, जहाँ तक हमें जानकारी है 50 साल से ज़्यादा से लगातार वो सरपंच रहे हैं, है ना। और उसी की सरपंची का एक छाप रहा, जो अब जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए तो आपको जीत मिली। तो शुरुआत जब वहाँ से हुई और उसके बाद से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, पार्टी के भीतर अलग अलग आपको जिम्मेदारी दी जिसको आपने निर्वहन किया, तो वही एक पड़ाव था। और अंत में जब हम देखते हैं कि आज आप विधायक हैं, तो उसका एक नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। मैंने बताया कि राजनीति में अगर ससुर जी के उसमें उनको बस मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि बाबूजी को एक बार और टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि वो इतने कम वोट से हारे थे। तो मैंने कहा उनको भी बहुत इच्छा थी कि मेरी बहू विधायक बने, तो वो मुझे प्रोत्साहित करते रहे। तो बोलते थे कि मैं बोलती थी बाबूजी आपका नहीं हुआ ना, मैं करके दिखाती हूँ। बोले बिल्कुल करिए, आपको ज़रूर अवसर मिलेगा। उनका विश्वास था कि भाजपा से मेरे बहू को एक बार टिकट ज़रूर मिलेगा, तो उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया। फिर मैं पार्टी के संगठन की बहुत जिम्मेदारियाँ मिली। 2005 से लेकर के मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बनी वार्ड नगर, फिर रघुनाथ नगर में महिला मोर्चा अध्यक्ष बनी। फिर मुझे संगठन ने जिला मंत्री भाजपा बलरामपुर में मेन उसमें रखा। फिर उसके बाद से 2 बार जिला मंत्री रहे। फिर संगठन में मैं देखी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठन है जो एक साधारण से कार्यकर्ता को ना आप उच्च शिखर तक देख सकते हैं। बहुत ही भरोसेमंद हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सहयोग किया। उसके बाद अपन जिला अध्यक्ष बने और महिला मोर्चा का दायित्व मिला। उसमें बहुत ही बहनों का सहयोग रहा, अच्छा काम हुआ। एक अच्छी टीम खड़ी हुई बलरामपुर ज़िले में। पहले बलरामपुर में महिलाएं घर से बाहर निकलने में बहुत संकोच करती थी, लेकिन जिलाध्यक्ष बनने के बाद मोटिवेट किया लोगों को और बहुत सारी महिलाएं जुड़ी। एक अच्छा कार्यकाल रहा जिलाध्यक्ष का। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे राजनीतिक सफलता में जिलाध्यक्ष का जो दायित्व था वो भी बहुत अच्छा, मतलब मुझे हाँ, मतलब उसने भी बहुत सहयोग किया। जिलाध्यक्ष का जो पद मिला, काम किए प्रदेश तक सारी चीज़ें, हम लोग की तो पूरी रिपोर्टिंग होती ही है प्रदेश में, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा जिलाध्यक्ष बनने का। फिर मुझे दोबारा से 2021 में जिलाध्यक्ष बना दिया गया, तो वो और अच्छा पल था। लोगों को भी विश्वास होने लगे, शकुंतला को क्षेत्र के लोगों को भी विश्वास हुआ कि दोबारा पद मिल रहा है तो हो सकता है आगे विधायक का। और क्षेत्र के कार्यकर्ता जो है, आम कार्यकर्ता बेचारे, वो प्रोत्साहित बहुत करते थे कि नहीं आप एक दिन ज़रूर विधायक बनेंगे, हम लोग के क्षेत्र के विधायक बनेंगी। रघुनाथ नगर क्षेत्र के एकदम वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग सपोर्ट करते थे। 2018 में टिकट उन्होंने मांगा भी था, हालांकि संगठन ने उनको पैकरा जी को दिया था। काम भी अपन जैसा है वही उनका हुआ था। उसके बाद से लोगों में इच्छा, भाई मेरा भी नाम चला गया, तो लोगों को विश्वास होने लगा कि टिकट मिल सकता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि मेरे ससुर का बहुत इच्छा था कि मैं विधायक बनूं। आप आज विधायक हैं, लेकिन आपके ससुर आपके साथ नहीं हैं। अगर वो रहते तो कैसा लगता, क्या आपको? दुर्भाग्य से घटना घट गई 2021 में ही, ससुर जी की डेथ हो गई अचानक से। तो बहुत ही, मैं बहुत समय तक बहुत दुखी रही कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और शायद उन्हीं का आशीर्वाद दे कर के वो गए थे, जो मुझे टिकट वास्तव में मिली है। उनका आशीर्वाद बहुत रहा है और बहुत खलता था। अगर ससुर जी होते तो जितना मैंने मेहनत किया उसका 50% मेहनत मुझे करना पड़ता। पश्चिमी क्षेत्र वार्ड नगर एरिया में तो मुझे काम ही नहीं करना पड़ता, वो अकेले ही संभाल लेते पूरा। फिर अकेले मेहनत की
और सबसे ज़्यादा सहयोग क्षेत्र के लोगों ने भी किया। मैंने ज़्यादा अपना पूरा ध्यान प्रतापपुर में लगाया और उधर के लोगों पे भरोसा था, वार्ड नगर के लोगों पे ये था कि भाई क्षेत्र की बहू बेटी है, तो मुझे विश्वास था कि वो तो वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि अपना हर कोई चाहता है। वो प्रतापपुर मेरे नया क्षेत्र था, नई जगह थी, हर गांव तक पहुंचना बहुत संघर्ष होता था, रात रात तक मिलना लोगों से। लेकिन प्रतापपुर वालों ने भी बहुत पहली बार साथ दिया है, वहाँ से बीजेपी पहली बार लीड किया है। तो मैं तो अपने सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्रवासियों को पूरा, जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और अलग से भी बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, तब आप कहीं चुनाव जीतते हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं जो भी हूँ अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बदौलत हूँ और हमारे ससुर जी के आशीर्वाद से और हमारे परिजनों का सहयोग, जैसे माता पिता का भी सहयोग रहा, भाइयों का सहयोग रहा, ये भी सपोर्ट करते थे। बच्चे छोटे थे तो छोड़ के चले जाना, रात रात तक बाहर रहना, तो सबका पूरा परिवार का विशेष सहयोग मिला है इसमें, तो हम इस जगह पे पहुँचे, सबका सपोर्ट रहा है इसमें। पहली बार आपको टिकट दिया गया पार्टी की ओर से और पहली बार में आप जीत कर आए, तो चुनौती आपके सामने क्या क्या थी? क्योंकि इससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और आपके जो सामने विपक्ष थे राजकुमारी मेहरावी जी, वो भी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, दोनों महिला थी, दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। चुनौती क्या क्या थी आपके सामने? चुनौतियाँ तो तमाम थीं। सबसे पहले तो टिकट के बहुत सारे दावेदार होने के कारण उनका भी विरोध शुरू हुआ। कभी कभी हताशा भी होती थी कि क्या होने वाला है, टिकट तो मिल गया है, चुनाव कैसे जीतेंगे। लेकिन एक आत्मविश्वास था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिन्होंने 15 साल 2003 से लेके 15 साल बीजेपी सरकार में गवर्नमेंट में थी। हमारे मुखिया हुआ करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनकी योजनाएं, उन्होंने जो योजनाएं चलाई थी 2003 से ही लोगों को 1 रुपये की राशन मिलना चालू हुआ, लोगों का विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़ा। पुल पुलिया रोड का जो निर्माण आप देखेंगे वो 2003 के बाद ही हुआ और बहुत सारे निर्माण कार्य होने लगे। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी बीजेपी की, सरस्वती साइकिल योजना, ये सब मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की, बहुत प्रभावित करती थी मुझे। तो मुझे ये भरोसा था कि 5 साल जो कांग्रेस आई, उन्होंने वो चीज़ ज़मीन पे नहीं करके दिखाया जो जनता ने जिस अपेक्षा से उनको लाया था, तो ये भरोसा था। और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया, पक्का मकान, जो गांव का सबसे बड़ा ज़रूरत गरीबों का रहता है कि हमको पक्का मकान मिले। भाजपा कार्यकाल में बहुत सारे पक्के मकान मिले, फिर बंद हो गया। तो जनता पे भरोसा होता था, जनता की जो जब मैं मिलती थी उनसे तो वो यही चीज़ बोलते थे कि अब कांग्रेस में हमको कुछ मिला नहीं, भाजपा ने तो पक्के मकान, बहुत सारी योजनाएं दी, तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। तो तमाम चुनौतियों के बावजूद ये भरोसा होता था कि नहीं, जनता चाहती है कि भाजपा आए, तो ये भरोसा मेरे अंदर आता था कि ये जिताएंगे बीजेपी को। अगर 2018 की बात करें तो जो प्रेम साय टेकाम जी का जो जीत का अंतर था वो बहुत ज़्यादा था और इस बार जो आपकी जीत का अंतर है वो कहीं ना कहीं 10,000 से प्लस है। तो आपको ये लगता है कि अगर 2018 में पकड़े जी को टिकट न देकर अगर आपको दिया जाता है टिकट, तो जो प्रेम साय टेकाम जीत कर आए थे शायद इतनी आसानी से नहीं जीत पाया, फिर आप जीत कर आ सकती थी? देखिए, उस विषय पे अब टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है कि वो कितने वोट से जीते। मेरे लिए चुनौती ज़्यादा हो गई थी भाई। उस सीट को प्रेम साय जी ने 44,000 कुछ वोटों से जीता था प्रतापपुर को, तो मुझे जब चुनाव लड़ने में उतरी हूँ तो उतने अंतर को भरना, कवर करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। डर लगता था कि 44,000 कवर कैसे होगा, उसके बाद अपने को जीतना था। तो बहुत बड़ा अंतर से प्रेम साय जी जीते थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि उनको टिकट नहीं मिली। मुझे लगता है अगर प्रेम साय जी को टिकट मिला होता तो चुनाव इतना टफ नहीं होता, क्योंकि नए नए चेहरे उतार दिए गए और प्रेम साय जी बहुत सारे ऐसे बातें कह दिए थे, लोग उनसे थोड़ा सा नाराज ज़्यादा चल रहे थे। कांग्रेस ने भी समझा कि नया चेहरा के सामने नया चेहरा उतारा जाए। नया चेहरा आया मेरे सामने, लेकिन मेरे लिए 44,000 का वो गड्ढे को भरना, उसके बाद लगभग मेरा 11,700-800 का है, 2 पेटियां नहीं खुली थी मेरी, नहीं तो मेरा वोटों का अंतर 12,000 हो जाता। उतना वोटों से जीतना मेरे को लगता है जनता कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप ही सोचिए 44,000 को मैंने कवर किया है और जनता ने उसमें कितना योगदान किया कार्यकर्ताओं ने कि पहले 44,000 को कवर करते हुए फिर आप 11,700-800 वोट से जीत रहे हैं। तो मुझे कम नहीं लगता, बहुत लगता है। चुनाव जब 2018 की चुनाव चल रही थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े वादे किए थे और वही वादे फिर इस बार भी किए थे कि कर्जा माफ़ और बिजली बिल हाफ और जो धान की खरीदी उसको भी हम बढ़ा देंगे 12,000 जो आप बीजेपी के द्वारा घोषणा किया गया था महिलाओं को देने के लिए, वो ऐसी योजना। इस बार यहाँ की जो जनता है
कांग्रेस की बातों को न मानकर बीजेपी की बातों को माना, तो ऐसा क्या रहा 5 साल का दौरान के उनका कार्यकाल कि विश्वास जमा पाया जनता के बीच में? मैंने आपको बताया कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब सब देखते हैं, सब सर्च करते हैं और अंतर को हर कोई महसूस कर सकता है। अब जो वादा इन्होंने किया था बहुत सारे, जैसे उसमें था शराब बंद हो जाएगा पूरी तरह, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाना, और शराब बंद कहाँ हुआ। ऑनलाइन शराब की बिक्री इन्होंने की थी उसमें। कोरोना काल में लोगों को घर घर शराब पहुंचने लगा, शराब का वो व्यवहार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, गोबर गोठान बना वहाँ गोबर नहीं न गाय, और फर्जी पैसे इन्होंने निकालना शुरू किए। गांव-गांव में कार्यकर्ताओं में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के खातों में पैसा जाना चालू हुआ। तो इस सब चीज़ों को जनता देखती है। और भाजपा ने जो किया है, और सबसे बड़ा इन्होंने जितनी भाजपा की योजनाएं अच्छी थी उनको बंद कर दिया। भाजपा की तीर्थ योजना जो चल रही थी उसे इन्होंने बंद कर दिया। भाजपा का ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ भेजा था पक्का मकान बनने के लिए, इन्होंने पूरे वापस कर दिए। तो जनता उस चीज़ को महसूस की कि भाई हमको पक्का मकान चाहिए था, हमारा वापस जा रहा है, नहीं बनवा रहे हैं। बहुत सारी कमियां थी, और जितना वादा करके लोग आए थे जिस हिसाब से, खुला भ्रष्टाचार हुआ। तो आजकल सब जागरूक हैं और भाजपा जो काम किए उसका उन्होंने आंकड़ा निकाल लिया जनता ने, कार्यकर्ता ने, कि भाई भाजपा किस तरह से काम करती है और ये 5 साल कांग्रेस किस तरह से काम की है। तो उसमें उन्होंने खुद अपना अनुभव देखते हुए भाजपा को चुना है। और भाजपा सरकार आने के बाद हमारे विष्णु देसाई जी साए काम तो कर ही रहे हैं। जी, आपने भी भ्रष्टाचार की बात कही, तो भ्रष्टाचार भी कांग्रेस के हार के पीछे का कारण रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा महतारी वंदन योजना लाया गया छत्तीसगढ़ में, वो अचानक से गेम पलट दिया। क्या लगता है आपको? दोनों फैक्टर के साथ काम किए भाजपा की जीत में? हाँ, भ्रष्टाचार विषय रहा, लेकिन हाँ भाई, आप अगर जनता के सामने जा रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं, आपके पास प्लान क्या है, तो जनता पूछती है। हमारे पास, हमारी सरकार के पास प्लान थे, हमारा घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, और जो भी संकल्प हमने किया था, जो भी हमने घोषणाएं की थी, वो सारी की सारी घोषणाएं लाइन से पूरी भी कर रहे हैं। इतने कम समय में सोचिए महतारी वंदन लागू हो जाना। और आप ज़रा सोचिए कि भाजपा ने आज तक जो भी योजनाएं बनाई है, माताओं और बहनों बेटियों के लिए ही तो बनाई है ना। आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी ने जो सरस्वती साइकिल योजना चलाया था उन्होंने, उसको मैं बहुत ही महत्व देती हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी गांव के बेटियों के पास, हर किसी के पास साइकिल होता नहीं था। चंद लोग लेकर के साइकिल जब निकलते थे तो लगता नहीं रहा होगा कि साला हमारे पास भी साइकिल होता, हम भी चलते। तो वो चीज़ों को महसूस करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना चलाई। तो ये बहन बेटियों के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो भाजपा सरकार में ही बनती हैं। कांग्रेस ने ऐसी कौन सी योजना चलाई है बहन बेटियों के लिए, आप गिना दीजिए मुझे। अभी जो महतारी वंदन है, बहनों के लिए कोई 1 रुपया आज तक खाते में देने वाला नहीं मिला था ना, किसानों के लिए कोई मिला था। हमारे मोदी जी डायरेक्ट किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं। बेटियों के लिए, माताओं के लिए महतारी वंदन आ गया। तो गेम, उसको अब आप गेम चेंजर माने या चाहे जो माने, ये भाजपा की जो सोच है माताओं बहनों के प्रति सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी का जो थीम है ये माताओं बहनों के लिए है। उसी के आधार पे हमने अपना बात रखा, लोगों ने भरोसा किया। मैं तो गांव-गांव में जाकर बोलती थी कि आप अगर हमें जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे, तो आप लोग को 1000 रुपये मिलेगा, और आप लोग को हर महीने महिलाओं की ज़रूरतें होती हैं भाई, उनको भी मेकअप का सामान चाहिए, उनको साड़ी चाहिए, हर समय पति के सामने हाथ फैलाना। तो हम लोग ये सब बातें कहते थे तो महिलाएं बहुत खुश होती थी, और उन्होंने एक तरफा सपोर्ट किया। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला माताओं बहनों का, जो हमको जीतने में भी बहुत मदद किया। आपको क्या लगता है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रतापपुर में मैं जिस तरह से दौरे की हूँ चुनाव से पहले, बहुत सारी समस्याएं हैं कि रोड वगैरह बहुत ख़राब, जो भाजपा सरकार में सड़क बने थे उन सड़कों को कांग्रेस सरकार में अवैध रेत खनन करके जगह जगह से तोड़ दिया गया। अवैध रेत खनन भी बहुत बड़ा विषय था। गांव-गांव में नदियों से बालू निकाल करके तस्करी करना, जिसका हमने विरोध किया था। हम लोग तो चक्का जाम किए थे, मेरे ऊपर FIR हुई थी। मेरे साथ लगभग 18 भाजपा कार्यकर्ताओं पे कांग्रेस कार्यकाल में FIR दर्ज की गई, क्योंकि हम लोगों ने अवैध रेत खनन का विरोध किया था।
तो मैं उसकी परवाह नहीं की। मैं बोली भाई रेत खनन, गांव से रेत आप निकाल के बाहर बेच रहे हो और हमारे लोगों को जब ज़रूरत होगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये भी विषय जनता की नज़र में था कि कांग्रेस वाले पूरा रेत खनन, तो रोड सड़कें जो हैं पूरी ख़राब हो गई हैं। और इन्होंने कोई भी ऐसा सड़क निर्माण, मैंने देखा कि इन 5 सालों में बहुत सारे निर्माण हुए हों, सड़क पुल पुलिये बने हुए, ये नज़र नहीं आता था। गौठान नज़र आता था जिसमें भ्रष्टाचार किया गया है, बस यही था। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती सड़क जो हैं बहुत टूटे हुए हैं, ख़राब हैं, उनको बनाना। और पुल पुलियों का भी कमी है अभी। और विद्यालयों में देख रही हूँ कि कहीं कहीं पर हैंडपम्प ना होना और बिल्डिंग्स ना होना, तो थोड़ा चुनौती है। इसको सबको करने का सोच है, ये सब ठीक हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे विधानसभा में जो विद्यालय हैं, क्योंकि हमारा भविष्य वहीं बनता है, बच्चे हमारे विद्यालय जाते हैं, वहाँ पर अगर अच्छी व्यवस्था मिले, उनको पढ़ाई लिखाई का अच्छा सिस्टम मिले बच्चों को, वही क्योंकि आगे आने वाले कल वही हैं। तो मेरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा फोकस विद्यालयों पे भी रहता है। उसके सुधार के लिए बहुत चुनौतियां हैं, काम करना है। अभी भी मैंने मीटिंग्स वगैरह लिया था वाडा प्रतापपुर में, वाडफ नगर में भी, तो मैंने वही बोला है कि आप लोग थोड़ा सा एजुकेशन अच्छे से करें, शिक्षा अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को, और जितनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हो सकें लोगों को बैठने के लिए, क्लासरूम हो अच्छा से, और ठीक ठाक शौचालय वगैरह विद्यालयों में हो, ये सब है, अभी कमी है जी। हाँ, उन्हीं को सब ठीक करना है। अगर क्षेत्र विकास की बात करें मैडम, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है स्वच्छ पेयजल, क्योंकि अगर स्वच्छ पेयजल मिलेगा तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िएगा तो फिर काम करने के लिए लोग बाहर जाएंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। स्वच्छ पेयजल पूर्ति के लिए भी जो केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, अमृत मिशन योजना, उनकी अभी स्थिति क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि अभी ज़्यादा समय आपको हुए नहीं है यहाँ चुन कर आए, उसके बाद भी हम जानना चाह रहे हैं कि आपके पास जो अभी तक के जो समय रहा है कांग्रेस के समय का, उसमें कितना काम हो पाया, और आपके विधानसभा जो चुनाव होने के बाद जो जीत कराई हैं उसमें कितना काम हो पाया, और आगे क्या इसके प्लान है? अमृत जो योजना है, वो अमृत मिशन योजना, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि घर घर नल जाए, लोगों को पानी के लिए भटकना ना पड़े, उसका कांग्रेस सरकार ने पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो योजना। जगह जगह पे कहीं पर लगा है नल, पानी नहीं है, टंकी नहीं है, बहुत सारी समस्या है। ये भ्रष्टाचार की वजह से वो योजना ढंग से ज़मीन पे उतर नहीं पाई है। तो अब अपन जो है कोशिश कर रहे हैं और कि भाई ये योजना सही ढंग से हो, इसके लिए हमारी सरकार भी सख्त है, भारतीय जनता पार्टी की। बहुत लोगों पे मुझे लगता है कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, और बहुत बलरामपुर ज़िले में भी कुछ अधिकारियों को इसमें निलंबित भी किया गया है। तो जो नल जल योजना है वो सही ढंग से हो, इसके लिए मैं भी प्रयास कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी बहुत शिकायतें हैं जी। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, महामाया शक्कर फैक्ट्री, शक्कर कारखाना, जो वहाँ के जो आसपास के किसान हैं मूल रूप से कृषक हैं, तो उन पर ज़्यादा निर्भरता है। तो उसकी गुणवत्ता को या फिर जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाने के लिए, उसमें नया सिस्टम लाने के लिए, ताकि जो वहाँ के किसान हैं उसको समस्या ना हो सके, वो जो वर्तमान में समस्या उसका निराकरण हो सके, इसके लिए कुछ आपके पास कार्य योजना है आने वाले समय के लिए? आने वाले समय के लिए शक्कर फैक्ट्री, पिछले सरकार ने उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, अभी कार्रवाई भी हुई, अध्यक्ष भी हटे, हम लोगों ने उस विषय को आगे बढ़ाया कि भाई, और पूरा फर्जी तरीके से बहुत कुछ गड़बड़ियाँ चल रही थी पिछले समय में, उसको सुधारा है हमने। और जो भ्रष्टाचार के जो तरीके थे लोग कर रहे थे, उस पर अंकुश लगाया है हमने। उसके अधिकारी को बोला है कि सही काम हो, अच्छा काम हो, और भविष्य में कुछ योजनाएं हैं वहाँ पर जिनको करने के बाद तो कुछ अपने शक्कर फैक्ट्री की स्थिति सुधर सकती है। और किसानों का जैसे बोनस पहले भाजपा सरकार मिलता था, उसको कांग्रेस ने बंद कर दिया था। मैं वही आग्रह करूँगी सरकार से कि वो भी चालू हो और किसानों को उनका हक मिले। भाई थोड़ा सा उनके भुगतान में भी समस्याएं आ रही थी, उसको भी हमने विषय को उठाया और आगे बढ़ कर के बात किया अपने ऊपर मंत्री जी लोगों से। तो अभी भुगतान हुआ है और शायद थोड़ा बहुत भुगतान शेष है, तो अपन प्रयास कर रहे हैं कि शक्कर फैक्ट्री जो पहले भ्रष्टाचार का माध्यम बना था उसमें सुधार हो, अच्छा कुछ हो। 2018 में जब चुनाव हुआ था, जो डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम वहाँ से जीत कर आए थे और उन्हें कैबिनेट मंत्री में दर्जा भी दिया गया था, जगह मिली थी। तो क्या एक मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद जो क्षेत्र के जो जनता है उनका विश्वास बढ़ जाता है कि अब हमारा विकास होगा, हमारा बात सुना जाएगा, जो हमारी समस्या उनको समाधान किया जाएगा? तो क्या लगता है कि वहाँ मंत्री रहने के बाद भी टेकाम सर कितना काम वहाँ कर पाए, वहाँ की जनता कितनी खुश है?
कैबिनेट मंत्री नहीं, वो देखिए शिक्षा मंत्री होना तो मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री होने के बाद तो शिक्षण संस्थाएं जो मेरे विधानसभा की थी उसमें बहुत कुछ होना चाहिए था। मुझे उसकी कमी लगती है कि आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। चाहते तो बहुत कुछ किया जा सकता था। शिक्षा मंत्री के रूप में कुछ ऐसे काम किए जा सकते थे। उनसे हमारी डिबेट हुई थी तो चंदौरा मार्ग एक बहुत बड़ा इशू था उस समय। हमारा जो प्रतापपुर से चंदौरा मार्ग बनारस को जोड़ता है उसमें इतने गड्ढे इतने वो थे कि बताइए मंत्री होने के बाद भी वो काम शुरू नहीं हो पा रहा था। आप इतने बड़े पोस्ट में थे तो मैंने कहा कि भाई ये मार्ग तुरंत बनना चाहिए। तो चुनाव जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने उस मार्ग के लिए प्रयास किया और चुनाव जीतते के साथ चंदौरा मार्ग को मैंने स्वीकृति, बजट भी आ गया और वो काम शुरू हो गया। तो मिनिस्टर रह करके इस काम को आप बहुत पहले कर सकते थे। वहाँ के 15-20 गांव के लोगों का जीवन दूभर हो गया था। उस रास्ते से स्कूल जाने वाले बच्चों का स्कूल बंद हो गया था। तो एक वही लगता है कमी कि फोकस करना चाहिए। जब आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है तो उस पर करना चाहिए था, तो वो मुझे नहीं नज़र आया। और मैं सोचती हूँ कि जितनी समस्याएं जल्दी दूर हों। मैं तो फील्ड में जाती हूँ, देख लेती हूँ समस्याएं, तो बड़ा तनाव होने लगता है कि इसको कैसे किया जाए। जैसे जजावल मार्ग है अपने यहाँ, बहुत ही पोजीशन ख़राब है। उसके लिए मैंने प्रयास किया है कि वो भी जल्दी बन जाए, क्योंकि देखिए सड़कें जो हैं हमको शहरों से जोड़ती हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। और देखिए सड़क अगर सही नहीं है तो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, गड्ढों में गिर जाते हैं बाइक्स वाले। ये सब है, बहुत समस्याएं अभी हैं प्रतापपुर विधानसभा में, बहुत समस्याएं हैं। इसी कार्यक्रम में मैम हमारी इंटरव्यू उप मुख्यमंत्री रघुवर साहब जी के साथ हुई थी, तो उनका कहना था कि 5 साल में जितना काम नहीं हुआ कांग्रेस के समय में, उतना हमारे जो पार्टी के जो जीत कराई है भाजपा पार्टी, तो 7 महीने में हो गई है। तो क्या लगता है आपको कि जो 7 महीने में काम हुई है 70 से 80% ऐसा कहना है सीनियर आपके जो नेता हैं उनके, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में उसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, कितना विकास हो पड़ा? हाँ, काम तो हुए हैं, मतलब कार्य योजना भी बनी है, का बजट में शामिल भी है मेरे क्षेत्र के रोड पुल पुलिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे बजट हो रहा है, मिल भी रहा है। वो चंदौरा मार्ग उन्हीं की देन। चंदौरा मार्ग बहुत बड़ा विषय था, शहर से लगा हुआ मार्ग था, तत्काल स्वीकृति मिली, पैसे आए, बजट आए, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। और हमारे मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। सड़कों को सही करने के लिए बहुत सारे सुधार भी चल रहे हैं। और अभी मेरे भी क्षेत्र की बहुत सारी सड़कें हैं बजट में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हमको सहयोग करेंगे, तो बहुत बेहतर काम अपन आने वाले समय में अपनी विधानसभा के लिए कर लेंगे, अच्छा काम करेंगे। अभी आपके पास लगभग 4.5 साल का समय बाकी है, तो क्या हमें आप बता सकते हैं कि इन 4.5 वर्षों में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं फिर जो विकास कार्य जिसको आप करना चाहते हैं, जो आपके मन में है कि समय पूरा होने से पहले मुझे इस काम को करना है? हाँ, बहुत सारे काम हैं। मैं तो सबसे पहले बताइए आपको कि मैं चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा के जो विद्यालय हैं वो सर्व सुविधा युक्त हो जाए। बच्चों के लिए अच्छे से बैठने की व्यवस्था हो जाए, शौचालय हो जाएं और पेयजल की व्यवस्था हो, बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। और मैं चाहती हूँ कि सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, ये सारी चीज़ें बने। और हमारे क्षेत्र का विकास में जितनी भी कमियां हैं, जैसे हमारा प्रतापपुर, जो मेरा शहर है प्रतापपुर का, वो बहुत पसंद है, जरही भी पसंद है, और कहें तो वाड़फनगर भी शहर, ये जो मेन जगह हैं बहुत मुझे अच्छे पसंद आते हैं। तो मैंने खुद से ही वो किया है। अभी जो लाइटिंग नहीं होती तिरंगे वाली लाइट, तो मैं गई थी उत्तर प्रदेश, तो मैं वहाँ देखी कि लाइट लगे हैं, बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो मैंने अपने प्रतापपुर में ये लाइट्स लगवाए कि तिरंगा, एक तो अपने देश का पहचान तिरंगा है, उसको देख करके कम से कम जनता में एक तिरंगे की जो सम्मान की, हमारे यहाँ तिरंगा लाइट के रूप में लगा हुआ है, तो मैंने प्रतापपुर लगवाया है बोल करके कि इसको लगाओ, अच्छा लगेगा। नगर पंचायत को बोला तो लगा भी है प्रतापपुर। और धीरे धीरे मैंने कहा है कि पूरे प्रतापपुर में ये लाइट्स लग जानी चाहिए, जो अच्छा लगे, कभी गुजरे तो लगे कि हाँ प्रतापपुर अच्छा लग रहा है। वाड़फनगर में भी ये प्लान है, जरही में भी मैंने लाइट्स के लिए बोला है, वहाँ भी शुरुआत हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर जो पड़ते हैं और जो मेरा गाँव है तो विधानसभा का, उसमें जितना ज़्यादा काम मैं कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा मैं मांग कर सकती हूँ अपने क्षेत्र के लिए, मैं पूरा प्रयास करूँगी। क्योंकि मैं एक यहाँ से मेरे पापा जॉब करते थे, इस परिवार से जा कर के राजनीति में जाना और जनता का आशीर्वाद मिलना, पहली बार चुनाव लड़ना और जीतना,
तो ये भी एक उनका आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता। तो मेरा तो पूरा दिल से, आत्मा से ख्वाहिश है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं उस क्षेत्र के लिए, और उनका जो एहसान मुझे मिला है वोट के रूप में, वो फिर चुकता हो जाएगा। और मैं आजीवन उनके लिए आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है। बहुत बड़ी बात है। आप राजनीति के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं, तो क्या दोनों प्रोफेशन को आप एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं? अब अधिवक्ता वाले काम तो अब थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि हमको जनता से ही रोज़ मिलना जुड़ना रहता है। मेरे लगातार दौरे रहते हैं। विधानसभा बड़ी है, 300 बूथ हैं, तो अपन कोशिश करते हैं कि चुनाव जैसे होता है, क्या होता है जब हम वोट मांगने जाते थे तो गांव के लोग कहते थे हाँ अभी तो आए हो, उसके बाद नज़र नहीं आएंगे आप लोग। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपके बीच में आऊँगी, एक बार विश्वास कीजिए आप, क्योंकि हर जगह ये बातें सुनने के लिए मिलती थी। तो मेरा मकसद ये है कि अधिवक्ता मेरा अपना वो है, सेल्फ है। मैं अभी जब काम कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए जनता ने मुझे चुना है उस पर फोकस करूँगी। ज़्यादा समय जनता के बीच में देने का सोच है। तो अभी अधिवक्ता वाला प्रोफेशन थोड़ा सा, अभी कोर्ट में बैठेंगे तो जनता का काम नहीं हो पाएगा, वो बाद में, वो तो हमेशा के लिए है। तो अभी जनता की सेवा का ये काम है। आपने शुरू में कहा था कि आपको शिक्षक बनने की बहुत आपके अंदर इच्छा थी, तो क्या अभी भी वो आपके अंदर है कि मुझे शिक्षक बनना था, मैं राजनीति में कहाँ गई, या फिर आज शिक्षक दिवस पे आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरा ना शुरू से हमारे जो शिक्षक रहते हैं, गुरु रहते हैं, मैं जो ये आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बताना चाहती हूँ कि एक इंसान जब आगे बढ़ता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान माता पिता के आशीर्वाद के साथ गुरुजनों का होता है। वो हमको उस लायक मोटिवेट करते हैं, उनको देख के हम मोटिवेट होते हैं। तो हमारे क्लास में, मैं यहाँ अंबिकापुर में पढ़ी हूँ, 11वीं 12वीं क्लास में हमारे सर हुआ करते थे IP गुप्ता सर, हिंदी पढ़ाते थे, और वो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते थे। मैडम थी, भूगोल पढ़ाते थे, इतनी अनुभवी। तो उनको देख करके लगता था कि इनकी लाइफ सबसे अच्छी है, शिक्षक आए पढ़ाए और बच्चे भी जुड़े रहते हैं, तो शिक्षक ही बनना है। तो ये था मन में। लेकिन जब राजनीति में आ गए हैं तो अब देखिए क्या होता है, जिस फील्ड में आप उतर जाते हैं आपको खुद ब खुद लगाव होने लगता है कि नहीं अब यही ठीक है। तो अब शिक्षक न बनने का अफसोस नहीं है, क्योंकि अब मैं शिक्षण संस्थाओं को मैं सुधार कर सकती हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, तो ये उससे ज़्यादा अच्छा है। और जनता की सेवा करने का अवसर अगर मिलता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बस प्रयास ये है कि उनकी आशाओं उम्मीदों पे खरे उतरें, उनको लगे कि विधायक बनाया तो अच्छा काम हुआ है। ये सबसे। शकुंतला पोर्ते जी अपना राजनीतिक जीवन कहाँ तक देखते हैं? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है यहाँ से आगे की? वो यहाँ से आगे की महत्वाकांक्षा अब क्या बोले, अब जनता के ऊपर है। आगे अगर मौका अवसर मिला तो हमारा संगठन है, जो भी है संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ तक लाया है, तो आगे जो संगठन की इच्छा होगी वही मेरी। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े इसके लिए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को? हाँ, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि सभी बहुत प्रेम से रहें, अच्छे से रहें। मैं ये नहीं चाहती कि आपस में विवादित, तनाव, बहुत सारी बातें, ये सब चीज़ें न हो। मेरे विधानसभा में शांति की व्यवस्था हो, शांतिमय वातावरण हो, सब एक दूसरे से प्रेम से रहें, विवाद न हो। और ज़मीन विवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं सोचती हूँ आपस में सामंजस्य बनाएं और हम सभी मिल करके एक अच्छा विधानसभा, एक अच्छा प्रतापपुर, एक अच्छा वार्ड ऑफ नगर, अच्छा जड़ही, अच्छा रघुनाथ नगर बनाएं। ये मेरा उनको ये संदेश है। सभी अच्छे से रहें और मैं सबके साथ हूँ। तो आप सुन रहे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शकुंतला पोर्ते जी को। साथियों, इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।